नमस्कार। आप सभी का स्वागत है इनोवेटिव ज्योतिष में। और मैं आपका एस्ट्रोलॉजी फ्रेंड डॉक्टर महेश जोशी। प्रेडिक्शन या फलित सीरीज को हम आगे बढ़ेंगे आज। फलित में मैं आपको कई सारे कंसेप्ट ऑलरेडी बता चुका हूँ। आपने प्रीवियस तीनों वीडियोस देख लिए होंगे उम्मीद है। और जो दोस्त आज पहली बार इस चैनल पर ज्वाइन किया है वो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और फलित के पिछले तीनों वीडियोस को आप देख लीजिएगा, जिससे कि आप एक सिस्टम के थ्रू प्रेडिक्शन या फलित कैसे करना है उससे सीख पाए। आगे आज मैं इसमें कुछ और आगे बढ़ूंगा। जो भी फ्रेंड्स पीडीएफ की रिक्वायरमेंट भेजते हैं उनको सबको पीडीएफ भेज दी जाती है। तो अभी जो भी क्लासेस हो रही हैं हमारी, उनका पीडीएफ यदि किसी को चाहिए तो हमारा नंबर है 9013798899 पर वो व्हाट्सएप मैसेज करें। कृपया कॉल ना करें, कॉल नहीं उठाई जाएगी। आप मैसेज करेंगे तो आपको पीडीएफ हम प्रोवाइड कर देंगे। अब मैं इस सीरीज में आगे बढ़ता हूँ और आज हम एक बहुत ही गंभीर विषय पर बात करेंगे। और गंभीर विषय क्या है कि प्रीवियस क्लासेस के अंदर जो हमने बताया उनमें जिन पैरामीटर्स पर हमने बात की वो मुख्य तौर पर मैंने बताया था कि हम एक कुंडली के अंदर लग्न लग्नेश को हम देखते हैं। इसके बाद हमने उसके लगने के कारक को देखने की बात की, चंद्रमा को देखने की बात की, सूर्य को देखने की बात की। फिर हम आगे बढ़े तो आगे बढ़ने पर हमने और भी कई सारे पैरामीटर्स पर बात की कि एक व्यक्ति का जो व्यवहार है, उसका चरित्र है, इनका भी उसके जीवन पर असर पड़ता है। तो उसके लिए मैंने आपको बताया था कि दूसरे भाव को भी देखते हैं हम, पांचवें भाव को भी देखते हैं और लग्न लग्नेश और चंद्रमा को तो देखते ही हैं, जिससे कि उसका मन, उसके शरीर की ताकत और इसके साथ साथ उसके संस्कार और उसके पूर्व जन्म कर्म, ये सारी की सारी विवेक, इन सब बातों पर विचार करना चाहिए कुंडली के प्रेडिक्शन में आगे जाने के लिए। अब आपके पास एक कुंडली किसी व्यक्ति की आ गई। इन सब चीजों पर विचार करने के बाद हम उसकी जिंदगी के उतार चढ़ाव को देखने में जो सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स होते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट सूत्र है किसी भी कुंडली को एनालिसिस करने का, देखिए उस सूत्र के कुछ हिस्से हैं। तो इन हिस्सों को मैं यहाँ पर बताऊंगा क्या क्या हम कंसीडर करते हैं। सिंपल लैंग्वेज में एक शब्द होता है आपका लग्न, जो आप देखते हो, दूसरा होता है लग्नेश। इन दोनों पर विचार करना चाहिए जो मैं आपको बता चुका हूं। फिर होता है चंद्र चंद्रेश। चंद्र मीन चंद्रमा और चंद्रेश, चंद्रेश का मतलब जो चंद्रमा का डिस्पोजिटर है। चंद्रमा जिस राशि में है, चंद्रमा का राशि स्वामी को हम चंद्रेश बोल सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट अब पैरामीटर आता है जब भी किसी कुंडली को हम देखेंगे, वो होता है दशा शेष। दशा शेष, तो आप एक सूत्र याद रखोगे, लग्न लग्नेश, चंद्र चंद्रेश और दशा शेष। तो आप बहुत अधिक बातों को भी एनालिसिस नहीं करें कुंडली पर, इन पांच बातों पर विचार करना है। लग्न लग्नेश आपकी शारीरिक वो बताएगा, संरचना, आपका शरीर कैसा है, आपके शरीर के अंदर क्या कैपेबिलिटीज हैं, आपके शरीर के अंदर कोई बीमारी तो नहीं होगी। चंद्र चंद्रेश आपकी मानसिक स्थिति, मानसिक संतुलन, आपके धैर्य, आपके विचार, आपके मनोविज्ञान को बताएगा। और दशा शेष आपकी जिंदगी में किस तरीके से कौन सी घटनाएं घटित होंगी, कैसे आपका जीवन आगे बढ़ेगा, उस वो बताएगा। तो दशा शेष सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी जिंदगी को आगे बढ़ाने में। आपको सफलताएं मिलेंगी, असफलताएं मिलेंगी, आपकी जिंदगी के अंदर स्ट्रगल होगी या सामान्य तौर पर आपकी जिंदगी गुजरेगी, ये सब कुछ दशा शेष पर निर्भर करता है। मैं अभी आपको बताऊंगा कि किस तरीके से निर्भर करता है। मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि इसको किस तरीके से यूटिलाइज करना है। देखिए, प्रारब्ध आपको जन्म दिलवाता है। आप किस परिवार के अंदर आपने जन्म लिया, वो प्रारब्ध पर निर्भर करेगा कि आपके माँ बाप पैसे वाले हैं, गरीब हैं, ठीक स्थिति में है, वो आपका जन्म गांव में हुआ, पहाड़ी पर हुआ, नदी के पास हुआ, मरुस्थल में हुआ, एक बड़े शहर में हुआ, अच्छे एनवायरनमेंट में हुआ, भारत में हुआ, अमेरिका में हुआ, इंग्लैंड में हुआ, किस जगह पर हुआ, उससे आपकी जिंदगी निर्धारित होती है। अलग अलग देशों में, अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग हालात होते हैं, तो उस पर आपकी जिंदगी निर्धारित होती है, वो आपका प्रारब्ध है। साथ ही साथ आपकी जिंदगी में कब कौन कौन सी घटनाएं घटित होंगी, तो घटनाओं को जो अनफोल्ड करता है, घटनाओं के बारे में बताता है, घटनाओं के काल चक्र को जो खोलता है, आपकी जिंदगी में कौन कौन सी चीजें कब होंगी, वो आपके दशा चक्र पर निर्भर करता है कि आपकी कौन सी
दशा कब पड़ने वाली है। आपकी दशाओं का जो ऑर्डर होता है, सीक्वेंस होता है, दशाएं किस नंबर पे कौन सी दशा पड़ रही है, वो आपकी पूरी की पूरी जिंदगी को बनाती या बिगाड़ती है। यदि आपकी दशाएं सही हैं तो आप एक गरीब घर में जन्म लेकर भी बहुत ऊपर तक जा सकते हो, और दशाएं सही नहीं है आपकी तो गरीब आप अमीर घर में जन्म लेकर भी आप दुखी रहेंगे और निर्धन भी हो सकते हैं। बिल्कुल आप अर्श से फर्श तक या फर्श से अर्श तक पहुंचाने में दशाओं का रोल होता है। तो उस पर हम आज की क्लास में डिस्कशन करेंगे। आपको मेरे पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे नंबर पर एसएमएस कर सकते हैं। एक और सूचना, दो मेरे बहुत ही सिंपल और बहुत ही कंप्लीट कोर्सेज शुरू होने वाले हैं। एक है आपका बेसिक प्लस एडवांस केपी एस्ट्रोलॉजी, शुरुआत से आखिर तक ये शुरू हो रहा है 1 मार्च से। आप रजिस्टर कर सकते हैं मेरे नंबर 9013798899 पर। और दूसरा कोर्स शुरू हो रहा है भृगु नंदी नाड़ी, आरजी राव सर वाली ओरिजिनल भृगु नंदी नाड़ी हम कराते हैं, और ये शुरू हो रहा है 1 अप्रैल तक। आपको इसकी अधिक जानकारी चाहिए तो हमारे नंबर पर आप व्हाट्सएप मैसेज करें, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। अब मैं शुरू करता हूं, दशा शेष की क्या इंपॉर्टेंस है। देखिए, आपका सपोज दशा सीक्वेंस यदि प्रॉपर है, अच्छा है। दशा शेष वो दशा होती है जन्म के समय पर जो आपकी बची हुई दशा होती है। जो पहली दशा होती है वो निर्भर करती है आपका चंद्रमा के नक्षत्र पे। मून नक्षत्र का जो स्वामी होता है, लॉर्ड जो भी होता है, आपके चंद्रमा के नक्षत्र का स्वामी जो भी होगा, आपके जन्म के समय चंद्रमा सपोज हमने मान लिया अश्विन नक्षत्र में है आपका, तो अश्विन नक्षत्र का जो स्वामी होगा, आपकी पहली महादशा केतु की होगी। तो पहली महादशा आपकी केतु की है, उस पर आपका पूरा का पूरा जीवन निर्भर करेगा। 2-3 तरीके से निर्भर करेगा, इस पर हम डिटेल में यहाँ पर डिस्कशन करेंगे, क्योंकि इस कंसेप्ट को ज्यादातर लोग उपयोग नहीं करते। आपको जानकारी है मगर आप उपयोग नहीं करते। मैं आपको बताऊंगा कि आपको उपयोग बहुत जरूरी इसको करना चाहिए। कि चंद्रमा का जो भी नक्षत्र है, अब चंद्रमा का नक्षत्र यदि वो अश्विनी नक्षत्र में घुसते ही 0 डिग्री पर आया तो आपकी उस पहली महादशा 7 साल की होगी। मगर चंद्रमा उस नक्षत्र के अंदर डिग्री कुछ आगे चल चुका होता है तो पहली महादशा उसकी पूरी महादशा से कम होती है। जैसे किसी की शुक्र की महादशा आई तो शुक्र की महादशा 20 साल की होती है। जन्म के समय पर शुक्र की महादशा है तो वो अक्सर 20 साल की नहीं होगी, 10 साल की हो सकती है, 5 साल की हो सकती है, 1 साल की हो सकती है, 2 साल की हो सकती है, मगर वही आपकी पूरी जिंदगी को निर्धारित करेगी। इसको मैं उदाहरण से बताऊंगा कि आपकी दशा सीक्वेंस, दशा ऑर्डर, जन्म के समय पर दशा शेष की क्या इंपॉर्टेंस है। पहले एक छोटा सा थ्योरेटिकल मैं आपको कंसेप्ट बताता हूं, आप इन चीजों को ध्यान से गंभीरता से सुने। कि आपकी सपोज पहली ही दशा आपकी किसी भी एक ग्रह की दशा आई और वो लंबी 10-15 साल की आई, वो ग्रह आपको अच्छे फल देने में कैपेबल नहीं है, वो खराब स्थिति के अंदर आपकी कुंडली के अंदर बैठा हुआ है, तो आपका 14-15 साल का शुरू का जीवन खराब चला जाएगा। तो यदि हमारा शुरुआत खराब होगी तो आगे जिंदगी में सफलता की संभावनाएं बहुत कम हो जाएंगी। 14-15 साल तक या 10-12 साल तक किसी भी ग्रह की आपकी दशा है जन्म के समय पर, जिसे हम दशा शेष बोलते हैं, तो वो सपोज आपको अच्छे परिणाम नहीं दे रही है, अच्छे रिजल्ट नहीं दे रही है, तो आपका 12-13 साल तक का जीवन, आपकी शिक्षा अच्छी नहीं होगी, पढ़ाई लिखाई अच्छी नहीं होगी, तो आपकी फाउंडेशन या आधारशिला कमजोर हो जाएगी, तो जिंदगी में आगे आप बहुत अधिक सफलता नहीं प्राप्त कर सकते। तो पहला कारण ये होता है कि आपके जन्म के समय की जो दशा है, जिसे हम दशा शेष बोलते हैं, वो आपकी लाइफ को अनफोल्ड करने में, लाइफ को आगे बढ़ाने में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। यदि आपके जन्म के समय की दशा जिस ग्रह की है, वो ग्रह आपका यदि 6-8-12 से संबंध बना रहा है, किसी तरीके से पीड़ित है, तो आपके शुरुआत में आपकी जिंदगी के अंदर परेशानियां देगा। आपकी से हेल्थ भी खराब हो सकती है, स्वास्थ्य खराब हो सकता है, और उस वजह से आप शुरुआत खराब करेंगे। तो जब हमारी शुरुआत अच्छी नहीं होती, फाउंडेशन अच्छी नहीं होती, नींव अच्छी नहीं होती, तो फिर उस पर आपकी जो भी है भवन भी अच्छा नहीं बनेगा। तो नींव अच्छी होती है यदि आपकी शुरू की दशा इससे बिल्कुल विपरीत है, आपकी दशा बहुत अच्छी, किसी योग कारक ग्रह की दशा आ गई आपकी और 10-15 साल तक आपकी दशा चल रही है, उस ग्रह की स्थिति भी अच्छी है आपकी कुंडली के अंदर, तो आपकी जो शुरुआत है वो बड़ी शानदार होगी, बहुत अच्छी होगी। तो जब आपकी फाउंडेशन अच्छी होगी, आप स्कूल में पढ़ेंगे तो शुरू में अच्छे स्कूल में आपको शिक्षा मिलेगी और आप मन लगाकर पढ़ेंगे, तो आपका जब शुरुआत अच्छी होगी, फाउंडेशन अच्छी होगी, तभी आप आगे बढ़ेंगे।
आपने अक्सर देखा होगा, आप सभी लोग स्कूलों में पढ़ते हैं कि जो बच्चे शुरुआत से इंटेलिजेंट होते हैं, इसके बाद वो आगे ही बढ़ते चले जाते हैं, उनमें बहुत कम लोग होते हैं जो पीछे हटते हैं। वो लगातार इंटेलिजेंट होते हैं, हर जगह पर सक्सेसफुल सफलता उन्हें मिलती रहती है, पढ़ाई लिखाई या खेल कूद में भी। जो आपके 8-10 साल के आसपास ही जो बच्चे इंटेलिजेंट होते हैं, वो आपके आगे चल के भी खेल कूद में आगे बढ़ते हैं। इसलिए शुरुआत में आपके बचपन के अंदर जो चीज़ें आपके साथ होने वाली हैं, वो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी, सबसे इंपॉर्टेंट आपकी जिंदगी के अंदर लेकर आएंगी। अब मैं इसका एक दूसरा पहलू बताऊंगा। ये तो मैंने आपको पहला पहलू बताया कि आपके जन्म के समय की दशा शेष कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपकी जिंदगी के अंदर। अब सपोज कोई भी पाइसेस लगने की एक कुंडली बना लेता हूं मैं। पाइसेस का मतलब हो गया मीन राशि की एक कुंडली बना लेता हूं मैं। मीन लगने की, ये यहाँ पर मैंने 12 रखा। ये मीन लगने की कुंडली, अब इसको जरा ध्यान से समझना। एक, मीन लगने की कुंडली को आप समझिएगा। सपोज इस व्यक्ति की जो दशा शेष है जन्म के समय पर शनि की दशा है, तो देखिए इसकी जिंदगी में किस तरीके से आगे बढ़ने वाली है। शनि की दशा है, उसको मैं सैटर्न लिख रहा हूं यहाँ पर। ये शनि की दशा है जन्म के समय। तो शनि इस कुंडली के अंदर आप ध्यान से देखिएगा कि कौन कौन से भावों का स्वामी है शनि। शनि इस कुंडली के अंदर आपका एक तो ये 11वें भाव का स्वामी है और 12वें भाव का स्वामी है। तो पहले तो इसके जो स्वामित्व है, लॉर्डशिप है, ओनरशिप है, ये खराब भावों का स्वामी हो गया। ये इस कुंडली के लिए अशुभ ग्रह है। सामान्य तौर पर इसको हम अशुभ ग्रह बोलते हैं। तो अशुभ ग्रह पहले ही जिंदगी के अंदर संभावनाएं कम देता है, स्ट्रगल ज्यादा देता है, आपकी परेशानियां ज्यादा देता है जब भी अशुभ ग्रह होता है। सपोज ये रखा हो अभी अच्छा नहीं है कुंडली में, इसका 6-8-12 से, वैसे तो ये 12वें भाव का स्वामी है ही, और इसका जो प्लेसमेंट है वो भी अच्छा नहीं है, स्थान जहां पर बैठा है वो भी अच्छा नहीं है। तो आपका शनि की दिशा आपकी इस व्यक्ति के लिए खराब जाएगी। सीक्वेंस की बात कर रहा हूँ। शनि इसके लिए आपका अशुभ ग्रह है। मैं शुरू में बता चुका हूँ, पाइसेस जो मीन राशि लगने के लिए शनि अशुभ ग्रह होगा। पहली क्लास में मैंने बताया था, आप पहली क्लास जाकर देख लेना किस लगने के लिए कौन सा ग्रह अशुभ होता है। अब शनि के बाद जो दूसरी दशा आएगी, ध्यान से देखेगा, दूसरी दशा इस व्यक्ति की आएगी मरकरी की। मरकरी भी इसके लिए कोई शुभ ग्रह नहीं है। इस व्यक्ति के लिए मरकरी भी मारक है, और वो आपका न्यूट्रल है, सम है एक्चुअली। चौथे और यहाँ पर 7वें भाव का स्वामी है, तो मरकरी भी कोई बहुत अच्छा ग्रह नहीं है। तो देखिए शनि की भी दशा बहुत बेहतर नहीं जाने वाली है, मरकरी भी इसके लिए बहुत अच्छा ग्रह नहीं है। इसके बाद इस व्यक्ति की दशा आएगी केतु की। तो केतु भी यदि प्लेसमेंट सही नहीं है तो देखिए वो भी अच्छी दशा नहीं आएगी। केतु के बाद इस व्यक्ति की दशा आएगी शुक्र की। अब शुक्र को ध्यान से देखिए, आप समझना इस चीज को, बहुत गहर वो है आपकी, गहराई वाली बात है। देखिए शुक्र यहाँ पर इसका स्वामी है आपके 8वें और तीसरे भाव का। तो ये दोनों अशुभ भाव हैं। 8वां भाव बिल्कुल ही नियायती अशुभ भाव है, और तीसरे भाव का तो शुक्र भी बहुत आपका अशुभ ग्रह हो गया। फिर इस व्यक्ति की दशा आएगी सूर्य की। तो सूर्य आपका 6ठे भाव का स्वामी है। देखिए तो सैटर्न की दशा में इसका जन्म हुआ, दशा से शनि की थी। इसकी जो पहली 5-6 दशाएं हैं जिंदगी के अंदर, वो सारी की सारी स्ट्रगल देने वाली हैं। कोई भी इसके लग्न के हिसाब से अच्छे ग्रह की दशा नहीं है। गुरु के इनमें से कोई भी मित्र नहीं है, या तो शत्रु ग्रह है या सम ग्रह है, और इनमें से कोई भी ग्रह अच्छा नहीं है। तो यहाँ पर इस कुंडली के लिए कोई भी ग्रह कारक नहीं है, इनमें से एक भी ग्रह। सभी अकारक ग्रहों की दशा आ गई इस व्यक्ति की। और वो किस पर निर्भर किया, इसकी जन्म के समय की दशा कौन सी है। तो दशा सीक्वेंस इतनी खराब आएगी कि इसकी जिंदगी के अंदर सफल भी होगा तो मगर आपकी असफलताएं भी आएंगी, और लगातार इसकी जिंदगी के अंदर स्ट्रगल बनी रहेगी, और ये लड़ता रहेगा अपने हालात से। चाहे सफलता का मतलब ये नहीं होता है कि हमें कोई बहुत पैसा कमा लें वो सफलता है, या पैसा नहीं कमाया वो असफलता है। जिंदगी के अंदर जब स्ट्रगल आती है तो उसे हम असफलता मानते हैं। बीमारियां भी आ सकती हैं, कोई भी काम करेगा उसके अंदर इसको लगातार लगे रहना पड़ेगा। तो ये सारी स्थिति इसकी दशा सीक्वेंस से आप समझ सकते हो। अब इसी व्यक्ति की मैं देखिए दशा सीक्वेंस को बदल देता हूं कि सपोज इसका जन्म हो गया चंद्रमा की दशा में।
इससे आगे बढ़ जाता हूं मैं चंद्रमा की दिशा में। अब चंद्रमा देखिए यहाँ पर पांचवें भाव का स्वामी है, पंचमेश मैंने बताया था, त्रिकोण का स्वामी लघु पराशरी के हिसाब से बेनिफिक है, तो चंद्रमा आपका इसके लिए कारक ग्रह हो गया। चंद्रमा के बाद इसकी दशा आएगी मार्स की, मंगल की। मंगल को यदि मैं उठाकर देखता हूं तो इसकी कुंडली में आप ध्यान से देखिएगा, वो आपका 9वें भाव का स्वामी है, जिसे हम भाग्येश बोलते हैं, और दूसरे भाव का स्वामी है, धन भाव का स्वामी है। तो मंगल भी इस कुंडली के लिए, ये दोनों लग्नेश के मित्र भी हैं। चंद्रमा भी लग्नेश के लिए, जुपिटर के लिए हालांकि न्यूट्रल होता है, पर ठीक है। आपका यहाँ पंचमेश है आपका। इसके बाद आपका ये यहाँ पर मार्स जो है आपका, इसका लग्नेश का मित्र भी है, त्रिकोण का स्वामी हो गया। ये दोनों दशाएं आपकी 10 साल की इसकी, 7 साल की इसकी आएगी। इसके बाद मैं दशा देख लेता हूँ राहु। अब राहु की दशा डिपेंड करेगी इसके प्लेसमेंट पर, तो हम राहु को देख लेते हैं क्या प्लेसमेंट है। इसके बाद खुद जुपिटर की दशा आ जाएगी, खुद की लग्नेश की दशा आ जाएगी 16 साल की। तो अब यहाँ पर यदि इसकी जन्म के समय पर यदि चंद्रमा की दशा है, तो इसकी जिंदगी बिल्कुल ही और ही अलग तरीके से जाने वाली है। तो हमने जैसे ही दशाओं की सीक्वेंस को बदला कि जन्म के समय पर उस व्यक्ति की कौन सी दशा थी, जब मैं इसको शनि की दशा लेकर आ रहा हूं, या जन्म के समय मरकरी की लेकर आ रहा हूं, केतु की लेकर आ रहा हूं, तो जिंदगी का एक बहुत बड़ा समय स्ट्रगल के अंदर गुजरेगा। क्योंकि देखिए शनि की 19 साल की दशा होती है, इसकी 17 साल की है, 7 साल की, 20 साल की, तो पूरी जिंदगी ऑलमोस्ट आपकी खराब अकारक ग्रहों की दशाओं में गुजर जाएगी। ना ही इनमें कोई योग कारक है, तो इसको कोई बहुत बड़ी सफलता मिलने वाली नहीं है। इनमें कोई भी ग्रह ना पंचमेश है, ना नवमेश है, ना ही लग्नेश है। तो आपके जो त्रिकोण भावों के स्वामियों की तो कोई दशा ही नहीं आई, और केंद्र भाव की केवल मरकरी है, बाकी सब अशुभ भावों के स्वामियों की दशा है। तो अशुभ भाव के जो स्वामी है वो इसको मौका ही नहीं देंगे जिंदगी में। अशुभ ग्रह आपको स्ट्रगल देते हैं, वो अब मौके नहीं देते, और मौके भी देंगे तो वो बहुत कम समय के लिए देंगे। और मौके को आपने यदि उसमें सफलता पानी है तो बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, तभी सफलता मिलेगी। और अशुभ होने के साथ साथ यदि इन ग्रहों की आपकी कुंडली में स्थिति भी खराब रखी हुई है, तो वो आपकी जिंदगी को बहुत ज्यादा खराब कर देगा। इसकी अधिकतर उम्र निकल जाएगी। देखिए यहाँ ये 19 साल की दशा है, ये 17 की है, 36 हो गया, यहाँ 7 की है, 43 हो गया, यहाँ 20 की है, 63 हो गया, और ये 6 की है, 69 साल का ये व्यक्ति कम से कम मान लीजिए 60 साल तक तो ये खराब दशाएं रहेंगी। यहाँ पर यदि मैं आ जाता हूँ तो चंद्रमा की दशा 10 साल की होती है, मार्स की दशा 7 साल की होती है, और राहु की दशा 18 साल की होती है, और जुपिटर की दशा आपकी 16 साल की होती है। तो 50 साल तक इसकी दशाएं ऑलमोस्ट सही रहेंगी, और दशाओं का ज्यादा असर 50 साल तक रहता है। इसके बाद सभी ग्रह मैच्योर हो जाते हैं, और वो आपके प्लेसमेंट या लॉर्डशिप के हिसाब से रिजल्ट देना कम कर देते हैं। एक इंसान की जिंदगी आपके हालात और जिन एनवायरनमेंट में वो रहती है उस पर निर्भर करती है। घर में जो और लोग होते हैं, बच्चे और संतान है, उन पर भी निर्भर करना शुरू हो जाती है। तो इस तरीके से आपकी जो जन्म के समय की दशा है वो आपकी जिंदगी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो अब के बाद अब जब भी किसी व्यक्ति की कुंडली देखें तो उसकी दशा सीक्वेंस को जरूर एक बार एनालाइज करें। मैं सीक्वेंस को एनालाइज करने की बात कर रहा हूं कि जन्म के समय कौन सी है, उसके बाद कौन सी है। किसी भी व्यक्ति की दूसरी और तीसरी दशा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है लाइफ के अंदर। दूसरी दशा वो होती है जिसके अंदर उसकी शिक्षा होती है, या कोई स्पोर्ट्समैन है तो वो वहां पर आगे बढ़ेगा, उसका रास्ता तैयार दूसरी दशा से होता है। और तीसरी दशा में वो दुनिया में वो जो भी चीज सीख कर जाता है, और अब उसको उपयोग करता है तीसरी दशा में, जिसे हम बोलते हैं वो अपना कैरियर बनाता है। तीसरी दशा में अक्सर व्यक्ति की शादी होती है, व्यक्ति मकान बनाता है, व्यक्ति के बच्चे होते हैं, उसकी नौकरी लगती है। तो दूसरी और तीसरी दशाओं पर आपके आगे की नींव बनती है। यदि आपकी दूसरी दशा अच्छी है, शिक्षा अच्छी रही है, आपने अच्छा खेला कूदा है, कुछ जो भी सीखा है, तो आप जिंदगी भर वो आपके साथ आगे जाएगा। और तीसरी दशा में उसका आप उपयोग करना शुरू करते हो, तो हमारी शुरुआत यदि अच्छी होती है तो हम लाइफ में आगे बढ़ते हैं। तो उम्मीद है आपको एक कंसेप्ट समझ में आया होगा। आपको वीडियो जैसा भी लगे आप कमेंट जरूर करिएगा। यदि आपको पसंद आया हो तो अब लाइक शेयर करना ना भूलें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, धन्यवाद।